राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मसला जो कि आम तौर पे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को आता है वो मैथ्स के सब्जेक्ट्स में होता है और वो ये होता है कि नंबर एक, ये मैथ्स हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, एक मसला ये है जो कि हर सब्जेक्ट में होता है और जब भी मैथ्स पढ़ाई जाती है तो ये एक मसला, और इसकी वजह से एक दूसरा मसला ये आता है जो कि इसकी वजह से भी होता है। और पहले भी जब मैथ्स लोग पढ़ते रहे हैं तो मुझे अक्सर लोग आके ये कहते हैं कि हमें मैथ्स नहीं समझ आती। ठीक है, तो मैथ्स ना समझ आना एक लिहाज से मेरी समझ से बाला तर है थोड़ा सा। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर आप लोगों ने देखो होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं कि सेंटेंसेस लिखे होते हैं और उससे आप लोगों ने कोई मसले को हल करना होता है, उस पर अक्सर लोगों को मसला होता है। और वो मसला इसलिए होता है कि एक नंबर, बेटी है छोटी सी मेरी क्लास 2 में, उसको मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि फ़लाँ 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 और ये, तो उसके अंदर 2 नंबर्स हैं। तो अब ये नहीं करना कि कोई 2 नंबर्स नज़र आ रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर चल रहा है तो आपने बस 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। बाय द वे, जो लोग यहाँ पे लाइव मौजूद हैं क्लास में, तो आप लोग चैट में कुछ लिख सकते हैं। चैट मुझे आपकी नज़र आ रही है, जैसे कि आपको भी नज़र आ रहा होगा कि मुझे आपकी चैट नज़र आ रही है, तो चैट में कुछ लिख सकते हैं, कोई सवाल वगैरह हो तो आई ट्राई टू कीप एन आई ऑन दी चैट एज़ वेल। तो मसला ये होता है कि ये नहीं है कि कोई 2 नंबर हैं तो बस उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, तो मैथ्स जो है दैट इज़ वेरी लॉजिकल, उसके अंदर मसला नहीं। जो प्रॉब्लम जो मुझे जब लोग ये कहते हैं कि भाई हमें मैथ्स नहीं आती, तो उनसे मैं ये पूछता हूँ आपको कैसे पता कि आपको मैथ्स नहीं आती। ठीक है जी, तो आमतौर पे होता ये है कि या तो मैथ्स जिन लोगों से आपने पढ़ी है उनको मैथ्स के ख़ुद कॉन्सेप्ट्स का पता नहीं था और वो मैथ्स को अच्छे तरीके से उन्होंने कन्वे आपको नहीं किया, तो आपको ऐसा लगता है जैसे मुझे नहीं आती। तो उसमें लाइक मेजॉरिटी ऑफ केसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड मैथ्स, जो लोग कहते हैं, जो मैथ्स की तरफ से एक एलर्जी किस्म की फैली हुई है सारी लोगों के अंदर, वो इसकी वजह ये है कि लोगों को मैथ्स सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं की गई। जो मैथ्स की एलिगेंस है, जो मैथ्स की ब्यूटी है, जो मैथ्स का मकसद है, वो मकसद जो है वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया गया। ये मैंने आई गेस लास्ट समर में प्रोबेबिलिटी का कोर्स जो है वो एक रिकॉर्ड किया था और उसके अंदर भी यही मकसद था कि मैथ्स जो है वो आपको समझ आए। उसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा वो किया था। बाय द वे, जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो वो उसको भी घर जाके देख लें, तो आई होप कि अच्छा होगा। आई हैव हैड गुड फीडबैक अबाउट इट। ये जो कोर्स है आपका न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का कोर्स, ये भी एक मैथमेटिक्स का कोर्स समझा जाता था। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ये मैं क्यों खड़ा हूँ यहाँ पे, इसकी वजह क्या है, उसकी तरफ आते हैं थोड़ा सा। लेकिन न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग भी मैथ्स का कोर्स समझा जाता था और लास्ट ईयर भी यहाँ पे हमारे एक टीचर ने पढ़ाया था, चूँकि रिकॉर्डिंग है और मैं अपलोड भी करता हूँ तो नाम नहीं लेता, लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड टीचर और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाया था। लेकिन स्टूडेंट्स उनके साथ भी यही बहस कर रहे थे, जो चूँकि पब्लिक बहस थी, मैंने भी सुनी कि भाई क्यों। ठीक है, तो इवन जो टीचर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से मैथ्स के पढ़ाते भी हैं तो उनको भी बड़ा मसला होता है कि ये क्यों कम्युनिकेट करना। तो हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स इस तरह के हैं जो कि ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस हैं। ठीक है जी, मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि मैथ्स के कुछ सब्जेक्ट्स इस तरह जो कि बहुत ज़रूरी हैं। उनमें से पहला जो है दैट इज़ लीनियर अलजेब्रा, दूसरा प्रोबेबिलिटी है। लीनियर अलजेब्रा फॉर सर्टन रीजंस मैं नहीं ले सका हूँ, अभी भी इरादा था लेकिन नहीं हो सका। तो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस तरह के हैं जो कि आगे जाके इस्तेमाल होते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कशन शुरू करेंगे कि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग क्या है, इसका क्या मकसद है, इसको हमने किस वजह से सीखना है और कंप्यूटर साइंस में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हम यहाँ पे आज पहले लेक्चर में ही इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये सब्जेक्ट जो कि ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत सारे फार्मूले हैं, हमने पढ़े और ये आए और ये गए और बस ये ख़त्म हो गए, इसके बाद इनका कहीं पे इस्तेमाल नहीं है। तो उसको हम यहाँ पे इस पहले लेक्चर में फोकस करेंगे कि इनका इस्तेमाल किया, और आगे थ्रू आउट द कोर्स हम जिस टॉपिक को भी देखते जाएंगे, कुछ टॉपिक्स इस तरह के जिनको कवर करना ज़रूरी है तो उनको देखेंगे हम, लेकिन उनको साथ साथ हम ये देखेंगे कि ये हम क्यों कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में स्पेसिफिकली रहते हुए इनका क्या मकसद है। ठीक हो गया। सो सबसे पहली बात जो है वो सवाल यहाँ से शुरू होता है कि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये लफ्ज़ जो इसके अंदर न्यूमेरिक का लफ्ज़ है, तो अभी तक आप लोगों ने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है, ठीक है, आई गेस 4th-5th सेमेस्टर में होंगे या थोड़ा सा आगे होंगे उससे, जितनी भी प्रोग्रामिंग की है वॉज नॉट ऑल ऑफ इट ऑलरेडी न्यूमेरिक। नंबर्स ही थे ना, इंटीजर्स, फ्लोट, सारा किसा कहानी नंबर के साथ ही काम कर रहे थे ना। तो ये न्यूमेरिक कंप्यूटिंग इसको क्यों कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि न्यूमेरिक का लफ्ज़ यहाँ पे है क्यों। ठीक है, इजंट ऑल कंप्यूटिंग इन इट सेल्फ न्यूमेरिक। ठीक है जी, दूसरी बात ये है कि वाई डू वी वांट टू स्टडी इट। ये दोनों बातों को हम यहाँ पे ज़रा सा देखना चाहते हैं। तो पहली बात ये कि इजंट ऑल कंप्यूटिंग न्यूमेरिक, क्या सारी की सारी कंप्यूटिंग न्यूमेरिक नहीं होती, नंबर्स नहीं होते। हम तो ये सारी बात करते हैं, बाइनरी है, 0-1 है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ALU, MLU, सारी कहानी आप लोगों ने DLD में पढ़े, अभी तक जितनी भी कहानी पढ़ते रहे हैं।
तो इज़ंट ऑल कंप्यूटिंग न्यूमेरिक, सारी की सारी न्यूमेरिक नहीं है, उसके अंदर कोई नॉन न्यूमेरिक चीज़ भी है। तो पहली बात तो ये कि अगर आपके जहन में आ रहा है कि हाँ वो वाकई सारी की सारी न्यूमेरिक है, मेरे कहने की वजह से आपके जहन में आ गया है, तो ऐसी बात नहीं है। वैसे बाय द वे ऑटोमेटा का कोर्स जिस तरीके से है, जिन लोगों ने ले लिया है, जिन्होंने नहीं लिया शायद अभी ले रहे होंगे साथ, तो ऑटोमेटा का कोर्स जो है उसमें आपको नज़र आया होगा कि इट्स नॉट न्यूमेरिक, वो स्ट्रिंग बेस्ड और इस किस्म की उसके अंदर जो एक्चुअल जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस जहाँ से निकली है, दैट इज़ नॉट न्यूमेरिक, इट्स सिम्बॉलिक। ठीक है, सिम्बल्स के ऊपर आप काम करते हैं। बहरहाल उसके ऊपर हम यहाँ पे नहीं जाना चाह रहे तफसील से, बट मेजॉरिटी ऑफ व्हाट हम जो काम करते हैं वो न्यूमेरिक होता है। जी सवाल आप पूछ सकते हैं। मेरे पास बाय द वे यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है तो सवाल पूछ सकता है। अब ये ना कि एंड ऑफ द डे तो हम जब कोड में हमने पढ़ी है ना, नीचे तो मशीन लेवल तो बात नहीं करें ना कि मशीन लेवल तो चीज़ वो नंबर्स में होती है कि वो जो कंप्यूटर साइंस, जिस चीज़ को कंप्यूटर साइंस कहा जाता है दैट इज़ सिम्बॉलिक। अच्छा, ठीक है, अगेन वो ऑटोमेटा और थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग की साइड की बहस है, लेकिन जिस चीज़ को कहा जाता है कि ये कंप्यूटर साइंस है दैट इज़ सिम्बॉलिक। ठीक है, थोड़े से फलसफे के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअल कंप्यूटर साइंस जो है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि एलन ट्यूरिंग ने जिस टाइम पे ट्यूरिंग मशीन और ये बदबला सारी बनाई थी जिसको कंप्यूटिंग कहा जाता है, उस टाइम पे कंप्यूटर्स, एक्चुअल कंप्यूटर्स जो थे वो उनको कहा जाता था जो कि कैलकुलेशन हाथ से किया करते थे। ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूट करते थे, कैलकुलेट करते थे, इसलिए उनको कंप्यूटर्स कहा जाता था। तो एनीवे एक कंप्यूटर साइंस की बहुत सारा एरिया है विच इज़ सिम्बॉलिक, इट्स थियोरेटिकल साइड के वो, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस से अभी तक जितना आपने काम देखा है वो सारी की सारी न्यूमेरिक ही थी। तो हम इस स्पेसिफिक चीज़ को न्यूमेरिक कंप्यूटिंग क्यों कहते हैं, वो सवाल की तरफ ज़रा सा वापस आ रहते हैं। ये आया है बेसिकली, ये कोर्स जो आया है ये आई गेस टेक्निकली फ़र्स्ट टाइम ये न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के नाम से ऑफ़र हो रहा है। अभी तक ये ऑफ़र होता रहा है न्यूमेरिकल मेथड्स के नाम से। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल मेथड्स बेसिकली आया है आपके पास एज अपोज टू एनालिटिकल मेथड्स। आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा होगा ना कि लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर एक्स होता है और आप सारे काटा पीटी करके आखिर में एक चीज़ निकालते हैं और आपके पास फार्मूला होता है। फार्मूले के अंदर अलजेब्रा के कैलकुलस के रूल्स लगते हैं और उन रूल्स के मुताबिक आप कोई फाइनल एक आंसर निकालते हैं विच यू कैन से कि भाई दिस इज़ इक्वल टू दिस। इसको कहा जाता है एनालिटिक अप्रोच। ठीक है, कि आपके पास एनालिसिस होता है बेस्ड ऑन सम रूल्स। आप कहते हैं कि अगर ये वैल्यू है, इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर है तो दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ब्ला 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 जो कुछ भी है। ठीक है जी, जिन लोगों को मैथ से एलर्जी है, बाय द वे मुझे भी नहीं आते ये फार्मूले, मुझे भी नहीं आते, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। फार्मूलाज जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका जो मकसद है वो इंपॉर्टेंट है जी। वो उसको भी कहते हैं कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो एनालिटिक्स जो है ना वो बेसिकली ये कि यू गिवन द रूल्स, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यू अप्लाई अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड यू अराइव एट अ कंक्लूजन विच इज़ प्रिसाइज। ठीक है, आसान बात हुई। इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि यू हैव 36, और जिन लोगों को मेरे साथ पता है, थोड़ा सा तजुर्बा है, उनको पता चल रहा होगा कि 36 के आगे क्या आने वाला है। तो 36 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालें तो यू हैव अ स्पेसिफिक प्रोसीजर कि आप वो लिखते हैं और काटते हैं और आखिर में आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आती है। तो अगर आप 36 की जगह पे x लिख लें या x स्क्वायर लिख लें तो उससे आप x तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इट्स एनालिटिकल क्लोज्ड फॉर्म फार्मूलाज, ये सारी बातें आप लोगों ने पहले पढ़ी होंगी। तो मैथमेटिक्स में टिपिकली यू डू एनालिटिक मेथड्स, आपके पास रूल्स होते हैं, उनके ऊपर आप काम करते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जिसके अंदर एनालिटिकल मेथड्स काम नहीं कर सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि पाई का स्क्वायर रूट निकालें, यू हैव नो वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। ठीक है, पाई का स्क्वायर रूट निकालने का कोई तरीका नहीं है, देयर इज़ नो क्लोज्ड फॉर्म, क्योंकि पाई की अपनी कोई क्लोज फॉर्म नहीं है। ठीक होगी जी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू पुट इन दी वैल्यू ऑफ पाई विच यू डोंट हैव। भाईजान कोई समझ भी आ रही किसी को कि नहीं आ रही, जो लोग क्लास में मौजूद हैं जी? कोई यस मैस लिखें अच्छा साथ, पता चले सारे लिहाफ में सर दे के सोए होंगे। हाँ जी, मुझे साथ साथ बताएं कि पता चले कोई सुन भी रहा है। अच्छा, अभी तक तो कोई यस नहीं है, लगता है ये कि या हमारा नेट काम नहीं कर रहा है या फिर सब सोए हुए। ओके, अच्छा चलो 2-3 यस तो आ गए। ओके, सो आपके पास अब पाई की तो वैल्यू ही नहीं है, तो यू हैव टू टेक सम अप्रॉक्सीमेशन ऑफ पाई। अब आप अप्रॉक्सीमेशन से काम शुरू करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन को, जिन लोगों को स्क्वायर रूट का तरीका, एल्गोरिथम याद है किस तरीके से निकालते हैं, न्यूटन्स फार्मूला वगैरह वगैरह, इस कोर्स में भी थोड़ा सा आगे जाके वो आएगा। इस कोर्स के अंदर इट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, वो जो हम पहले सेमेस्टर में देख चुके हैं, वो यहाँ पे इट्स अ लार्ज पार्ट, लेकिन बार उसको बाद में देखेंगे। सो यू टेक सम सॉर्ट ऑफ एन अप्रॉक्सीमेशन, आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं और उस न्यूमेरिक वैल्यू के साथ आप कुछ काम करते हैं। तो मैथ्स वाले इसलिए इसको कहते हैं न्यूमेरिक मेथड्स, क्योंकि उनके जो नॉर्मल मेथड्स हैं दोज आर एनालिटिकल मेथड्स। एनालिटिकल मेथड्स और ये न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। एनालिटिक न्यूमेरिक भी कहते हैं, एनालिटिकल न्यूमेरिकल भी कहते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है कि मैथ्स वालों के लिए
एनालिटिकल मेथड्स आर द नॉर्मल। जब एनालिटिकल मेथड्स नहीं हो सकते, जाहिर बात है ना, एनालिटिकल मेथड्स आपके पास एक क्लोज्ड फॉर्म है, उसके ऊपर आप काम करते हैं, साफ़ सुथरा काम होता है, यू नो दिस इज़ द रूल दैट इज़ बीइंग अप्लाइड, उसके अंदर कोई राउंडिंग ऑफ के एरर्स नहीं है, इस किस्म के कोई मसले आपके पास नहीं है, ठीक है जी। प्रिसीजन के मसले नहीं हैं, अप्रॉक्सीमेशंस नहीं हैं, क्लियर आपके। तो मैथमेटिशियंस प्रेफर एनालिटिकल मेथड्स। लेकिन जब आपके पास रियल वर्ल्ड के मॉडल्स आते हैं, कंप्यूटर साइंस में स्पेशली हम जिन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, मिसाल दे देता हूँ, आगे आ भी रही है मिसालें, मशीन लर्निंग के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो यू आर गोइंग टू हैव वेरी लार्ज मॉडल्स, पूरी दुनिया है आपके पास, सिमुलेशंस हैं, यूनिवर्स की सिमुलेशंस है, देर सो लार्ज कि आपके पास वहाँ पे एनालिटिकल मेथड्स आर सिंपली नॉट एप्लीकेबल। आप लोगों ने मशहूर सुना होगा, न्यूटन का फार्मूला है वो F=ma, और जिसके ज़रिए से आप सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स के वो निकालते हैं। सो पता नहीं अब ये बात पता है कि नहीं पता, लेकिन सोलर सिस्टम के अंदर अगर आप दो बॉडीज़ लेते हैं, सन एंड अर्थ, एंड यू कैलकुलेट देयर ऑर्बिट, इट्स ईजी। इफ़ यू हैव 3 देन इट्स इम्पॉसिबल। वो दो ऑब्जेक्ट्स के लिए फॉर्मूला, 2 के लिए सही, 3 के लिए भी है, लेकिन 3 के लिए एनालिटिकल फार्मूला इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, सही। तो 2 से 3 पे जाने में तो एनालिटिकल जब काम नहीं करते तो उस वक्त फिर ये लोग क्या करते हैं, फिर न्यूमेरिकल मेथड्स की तरफ जाते हैं। और न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अप्रॉक्सीमेशंस आती हैं बट यू गेट सम आंसर। अगर मैं आपको कहूँ पाई का स्क्वायर रूट निकालें आप, तो एक तरीका तो ये कहें कि पता नहीं, एनालिटिकल मेथड का तरीका है कि वी डोंट नो, मे बी समबडी इन द फ्यूचर विल कम अप विद सम सोल्यूशन, या हो भी शायद मेरे जहन में कोई ना हो, बट इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, इट्स नॉट ईजीली एप्लीकेबल। दूसरा तरीका क्या है कि अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट करें। अप्रॉक्सीमेशन जो है वो हमने देखा हुआ, जिन्होंने नहीं देखा हो जाकर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग वाली उसमें देख लें, बार बार किया हुआ उसके अंदर, तो यू जस्ट प्लग इन द वैल्यू, यू गेट अ स्क्वायर रूट, ठीक है जी, बड़ी आसानी से आपके पास वो निकलेगा। तो एनालिटिकल मेथड्स के अंदर प्रिसीजन लॉस होता है, लेकिन एटलीस्ट यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक हो गया जी। तो वो तो हो गए न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग एसेंशियली ये चीज़ है कि न्यूमेरिकल मेथड्स जब मैथमेटिशियंस ने बना लिए, उनको जिस चीज़ को मैथमेटिशियंस न्यूमेरिकल मेथड्स कहते हैं, उनको जब हम कंप्यूटर के ज़रिए से सॉल्व करते हैं उसको न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग कहते हैं, दैट्स इट। तो ये नाम हम वहाँ से लेके आए हैं। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई कंप्यूटर साइंस में तो अक्सर काम आप ऑलरेडी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो ख़ास इन्हीं को न्यूमेरिकल मेथड्स क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो न्यूमेरिकल काम वो थे जो हम कर रहे थे, दोज आर ऑलरेडी न्यूमेरिकल, हमें पता है। लेकिन ये वो चीज़ें जिनको मैथमेटिशियंस न्यूमेरिकल मेथड्स कहते हैं। सो द कंप्यूटेशंस इन्वॉल्व्ड इन न्यूमेरिकल मेथड सोल्यूशंस, उनको हम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग अब कहते हैं। तो इट्स अ स्पेसिफिक डोमेन जिसके अंदर चंद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको टारगेट किया जाता है, और उन प्रॉब्लम्स की जो एप्लीकेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसकी तरफ आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं पहले, ठीक है जी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर स्टडी प्लान। डेफिनेशन समझ आ गई जी? किसी का कोई सवाल है तो चैट में लिख सकते हैं जी। डेफिनेशन समझ आ गई कि नहीं आ गई? कि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग इज़ सिंपली सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स जिनको मैथमेटिशियंस जो हैं वो न्यूमेरिकल मेथड्स कहते हैं। वो एक ख़ास सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिनको न्यूमेरिकल मेथड्स कहा जाता है। उनको जब हम कंप्यूटर के ज़रिए से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग है ये, इवन दो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ कंप्यूटिंग इज़ ऑलरेडी न्यूमेरिकल, ठीक हो गया? ओके, राइट। एग्जांपल स्क्वायर रूट की एग्जांपल, जी जी, स्क्वायर रूट को उधर मतलब हम वो कर रहे थे, उसको जब मतलब लेट से प्रोग्राम कर लेते हैं तो उसको फिर हम कहेंगे न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग है ये। और अगर उसी स्क्वायर रूट को आप, वो एक्चुअली न्यूटन्स फार्मूला है जो कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था, अगर आप न्यूटन फार्मूला लें और किसी मैथमेटिशियन को पकड़ाएं वो हाथ से करेगा, वो उसको न्यूमेरिकल मेथड कहेगा, और हम जब उसको कंप्यूटर में लेके आएंगे हम उसको कहेंगे न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। तो इन शॉर्ट जो काम जो हम मतलब लेट से मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल जो भी काम हम हाथ से करते हैं वो मेथड में, और उसको जब कंप्यूटर पे जी जी, लेकिन कुछ टॉपिक्स स्पेसिफिक इस तरह के हैं जिनको कहा जाता है कि न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। मैथमेटिशियंस उनको इस डब्बे के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो उनको हम भी इस तरह डालते हैं, ठीक है। तो 2 किस्म की पार्ट्स हैं जो कि इस कोर्स के अंदर हम कवर करेंगे। बाय द वे थोड़ा सा जाके इस वजह से रहें क्योंकि मैं आप लोगों के साथ खैर 1.5 घंटे की क्लासें नहीं लूँगा, बेफिक्र हो जाएं। थोड़ा काम करेंगे, एटलीस्ट जब तक ऑनलाइन चल रहा है थोड़ा काम करेंगे, लेकिन इस कोर्स के शुरू में बहुत ज़्यादा फंडामेंटल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं। चलें अभी बता देता हूँ, बल्कि आ रहा है नीचे, चलें खैर रुक जाता हूँ थोड़ा सा। सो 2 एस्पेक्ट्स होंगे इस कोर्स के, नॉट क्रोनोलॉजिकली, ऐसा नहीं है कि पहले एक करेंगे फिर दूसरा करेंगे, लेकिन 2 एस्पेक्ट्स होंगे। एक ये कि जो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग या न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर ट्रेडिशनली स्टडीड टॉपिक्स होते हैं उन सारों को हम देखेंगे। मिसाल यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आपके पास एरर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से आप फ्लोटिंग पॉइंट्स की करते हैं, ये आमतौर पे पढ़ाया जाता है। नॉन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं, इंटरपोलेशन होती है, न्यूमेरिक डिफरेंशिएशन होती है और इंटीग्रेशन होती है। ये चीज़ें जो हैं ये नॉर्मल टॉपिक्स हैं आपके पास, ठीक है जी।
हमारे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा करिकुलम न्यूमेरिकल मेथड्स का पास में फॉलो होता रहा है। मुबशर साहब का भी था, उसामा साहब का भी बड़ा अच्छा करिकुलम था, तो वो चीज़ें हम कवर करेंगे। बट वी आर गोइंग टू हैव अ स्लाइटली डिफरेंट फोकस। हम ये काम करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ है तो नहीं गया, हम ये काम करेंगे कि वी आर गोइंग टू अप्लाई इट, और हम पाइथन के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिनको पाइथन नहीं आती थोड़ा सा सब्र करें, उसका मसला हल करते हैं, लेकिन हम इसको पाइथन में अप्लाई करेंगे, हर चीज़ को हम अप्लाई करेंगे। फॉर इंस्टेंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद दी वेक्टर एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इन पाइथन के। पाइथन में हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, ठीक हो गया। आगे जाके हमने बहुत सारा मैट्रिक्स और वेक्टर्स को इस पूरे कोर्स में देखना है, तो पहले हम ये बात करेंगे कि भाई पाइथन में वेक्टर्स और मैट्रिक्स बनाए कैसे जाते हैं। एक हम अपना बनाएंगे, तो देखें 3-4 लेयर्स हैं इस कोर्स की। एक ये है कि दिस इज़ द मेथड, ठीक है, जो कि आप कागज़ से हाथ से भी कर सकते हैं, छोटी वैल्यूज़ ले लें, कागज़ पे हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसको लोग न्यूमेरिकल मेथड फिर कहते हैं। बाय द वे ये बैच 19 के प्रोस्पेक्टस से ये चेंज हुआ है इनटू न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। पहले मेथड्स होता था, अब ऑफिशियली न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग है ये, ठीक है। तो 18 ने भी पढ़ा है, लेकिन 19 से ऑफिशियली चेंज हुआ, ठीक है। ओके, सो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग इज द ऑफिशियल कोर्स, तो इट शुड बी टॉट फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस पर्सपेक्टिव, ठीक है, एक बात है। सो वी आर गोइंग टू सी कि ये मैट्रिक्स और वेक्टर जो हैं, जब आप कंप्यूटर में लेके आएंगे तो उसके अंदर मसले क्या आते हैं, ठीक है। तो 1-2 मसले आते हैं, मैंने एक आध दफ़ा क्लास में कहीं भी डिस्कस किया भी है, और इसी वजह से मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ाना भी चाह रहा था। मुझे चैनल के ऊपर भी बहुत लोगों ने कहा है लीनियर अलजेब्रा, वो मैं इस वजह से नहीं, क्योंकि जब तक मैं क्लास में डिलीवर ना करूं तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं उनमें से कुछ चीज़ों को फिट करूँगा जो कि ज़रूरी है, और मैं बता दूँ कि वो क्यों ज़रूरी है। ओके, सो मैट्रिक्स वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हम एक ये देखेंगे कि हम खुद किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि उसको करना किस तरीके से चाहिए। जो प्रॉपर लाइब्रेरीज हैं उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे, और उनके अंदर जो यूँ कह लें कि स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, कि जिस चीज़ के ऊपर आप काम करते हैं और उसकी वजह से मसले आते हैं, उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है जी। ये इस वजह से क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये मशीन लर्निंग डाटा साइंस के फाउंडेशन के अंदर पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मशीन लर्निंग के हेल्पर्स हैं। जो लोग बहुत छलांगे मारते हैं मशीन लर्निंग डाटा साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन एक ख़ास लेवल के ऊपर आगे जाके फंस जाते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को MS में भी, PhD में भी, बैचलर्स लेवल के ऊपर भी काफ़ी लोगों ने मेरे साथ मशीन लर्निंग के उसके ऊपर काम किया, सिर्फ फास्ट में नहीं, बाहर भी। और देर इज़ अ प्लेस व्हेन यू डूइंग मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर एक जगह आती है जिसके अंदर आके हर बंदा स्टम्बल करता है, ठीक है जी। और वो स्टम्बल इस वजह से करते हैं क्योंकि उसके अंदर आपके पास लीनियर अलजेब्रा के मैट्रिक्स वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन का एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आना चाहिए। मैथ्स वाले वो इसलिए कवर नहीं करते बिकॉज इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल टू डू दैट कैलकुलेशन एट एन अंडर ग्रेड लेवल यूजिंग पेन एंड पेपर। इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। टीचर का कसूर नहीं है उसके अंदर, वो हो नहीं सकता। जबकि जब हम मशीन लर्निंग के अंदर काम शुरू करते हैं, हम करते हैं, तो वो आ जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाया जा सकता नहीं, और वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टैकल इफ़ यू वांट टू प्रॉपरली गो इनटू मशीन लर्निंग। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग वहाँ पे फंस जाते हैं, और फिर ये भी नहीं समझ आती कि किस चीज़ पे सर्च करें, क्योंकि जो एरर आता है बड़ा गंदा सा एरर आता है, ठीक है। और लिटरली एरर आता है, इस तरह नहीं है कि आपका रिजल्ट गलत आ रहा है, आप उसको कुछ गोल मोल कर देंगे, कोड रन ही नहीं होता वो एक खास जगह पे। तो यहाँ पे हम वो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जिसकी वजह से वो वाले प्रॉब्लम्स जो हैं हल होते हैं। दैट इज़ नॉट टू से कि वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ है मैं इसके अंदर फिट करूँ, दैट फॉल्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, और वहाँ पे इस्तेमाल भी होते हैं। तो इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। यू विल लर्न द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, लेकिन इस तरीके से जो कि आगे जाके आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो होपफुली जो लोग सुन रहे हैं, जो सो गए हैं तो खैर है, वो सोए रहे हैं, कोई बात नहीं, बाद में देख लें। लेकिन जो सुन रहे हैं तो होपफुली यू विल रियलाइज़ कि दिस इज़ नॉट एन अनइम्पॉर्टेंट कोर्स, बट आई डू रियलाइज़ कि आपके कोर सब्जेक्ट से थोड़ा सा साइड पे है। तो आई एम गोइंग टू टेक इट ईजी। जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उनको अच्छे तरीके से कवर करूँगा, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको मैं थोड़ा सा स्किप कवर कर जाऊँगा। आपको बता दूँगा कि भाई एटलीस्ट मेरे तजुर्बे में ये चीज़ कभी इस्तेमाल नहीं हुई, ठीक है। वो थोड़ी सी चीज़ें हैं, उनको फिर मैं आपको साथ साथ बता दूँगा। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो मैं फोकस कर रहा हूँ, जोर दे के बता रहा हूँ, उनको अच्छे तरीके से करेंगे। तो एटलीस्ट इफ़ यू वांट टू गो इनटू डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, डाटा साइंस, इन सारी जितनी भी आप स्टैटिस्टिक्स वगैरह, इन सारों के अंदर जितनी भी जगह हैं, इनके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं। आपने पाइथन वाली बात की ना, तो आजकल थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये हो गया कि जो मैथ में वो हाथ से करते हैं ना, उससे भी चीज़ समझ आ जाती है, लेकिन आप उसको एक्चुअल कोड करते हैं जी, और चीज़ों और पैरामीटर्स अगर उसको ट्विक करते रहते हैं ना, तो उसके अंडरस्टैंडिंग भी वो डिफरेंट लेवल होता है। एग्जैक्टली। आपके पास देखें, अगेन मैथ्स इज़ अ टूल, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है आपके पास एक टूल है। अगर आपको मैं कहूँ कि भाई 2,500,623 को आप मल्टीप्लाई करें 76 के साथ, यू कैन डू इट ऑन पेपर बाय हैंड। वो जो इतने छोटे से थे, पिन्ने से थे, उस वक्त के ज़माने की मैथ्स जो हर किसी को आती होगी, मल्टीप्लिकेशन हर बंदा कर लेगा। बट द पॉइंट इज़ कि इट्स गोइंग टू टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम, एंड इन ऑल दैट टाइम यू विल बी लर्निंग नथिंग न्यू।
जबकि यही काम अगर आपको कोई कहे कि नहीं अब आप ये काम बैठ के करें कंप्यूटर पे प्रोग्राम के ज़रिए से करें, तो सिर्फ इसको प्रोग्राम पे करने की वजह से क्या होगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मैं जिस लेट से आप सी के अंदर अगर फॉर सम रीज़न काम कर रहे हैं तो आपको ये समझ आएगी कि ये टीचर के अंदर जाता ही नहीं है, आई नीड टू कम अप विद अ सोल्यूशन टू दैट। तो यही न्यूमेरिक कंप्यूटिंग के अंदर ये कि अगर आपको सोल्यूशन एक बताया जाए कि आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये दो वेक्टर्स हैं, इन दो वेक्टर्स को आपने ऐड करना है, ठीक है। एक एग्जांपल अभी हम करेंगे, काफ़ी जल्दी करेंगे कि दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है आपस में, या उनके सारे वैल्यूज़ को आपने सम करना है। इफ़ यू डू इट द इनकरेक्ट वे it's going to take you 4 hours. If you do it the right way, it's going to take you 1 hour. The same mathematical operation. Code को change करने से it goes from being infeasible to feasible. It goes from let's say 1 month to 1 week. बहुत बड़ा difference है. If you're running an experiment, if you want to deploy a product, एक महीना एक्सपेरिमेंट करना और एक हफ्ता एक्सपेरिमेंट करना बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। दिस इज़ द मिनिमम। 70 टाइम्स स्पीड अप भी मैंने देखा हुआ है, ठीक है, कुछ चीज़ों के ऊपर 70 टाइम्स, विच मीन्स कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 2.5 months यू आर गोइंग टू स्पेंड 1 day। इतना बड़ा स्पीड अप डिपेंडिंग ऑन हाउ यू एक्चुअली राइट द कोड, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ यहाँ पे हम इंशाल्लाह कोर्स के अंदर कवर करेंगे, इस शुरू के ही सेक्शन जो है हमारा उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे, ठीक है जी। तो मशीन लर्निंग के हेल्पर्स हैं, कुछ लाइब्रेरीज़ को देखेंगे जो कि लाइब्रेरीज़ ज़रूरी हैं। मेरा बाय द वे यहाँ पे जो पाइथन लिखा हुआ है, मेरा इनिशियली इरादा था कि मैं आप लोगों को ये काम जूलिया में करवाऊँ, फिर मैंने कहा कि पाइथन चूँकि ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होती है और जो लोग कंफर्टेबल नहीं भी हैं कम अज़ कम वो पाइथन सीखने पर तैयार होंगे, तो इसलिए मैं वापस पाइथन में आ गया हूँ, वरना उसूलन ये काम मुझे कराना जूलिया में चाहिए था, बट दैट्स फाइन। तो लाइब्रेरीज़ कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि पाइथन के अंदर हैं उनको हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। ओके, सो ये बात ज़रा जहन में रखिए, मैंने पहले भी बात की, इस बात को ज़रा समझें और इस बात को अच्छे तरीके से समझें। जिन लोगों को मसला होता है ना मैथ्स के साथ, वो आम तौर पे मसला इस वजह से होता है कि ये कोटेशन यहाँ पे डाली हुई है मैंने, हैविंग इज़ काइंड ऑफ फेमस इन कंप्यूटर साइंस, हैमिंग डिस्टेंस एक है, जिन लोगों ने नाम सुना है कहीं पे, तो कंप्यूटर साइंस की साइड पे बंदा। ही सेज कि द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन इज़ टू गेन इनसाइट्स, ठीक है जी। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कंप्यूटेशन मैंने की है क्यों की है, इससे जो मकसद निकला है वो मकसद क्या है, ठीक है। एंड टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जब आपको समझ आएंगी तो द एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ लिमिट ऑफ x गोज़ टू 0 ऑफ साइन स्क्वायर x बाई 10x स्क्वायर बाई x बाई 2, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। What's important is that when you do that calculation, you arrive at an insight, और आपको वो insight समझ आए कि ओह अच्छा ये काम मैंने इसलिए किया, और चूंकि यहाँ पे ये काम इस तरीके से हो रहा है तो वहाँ पे जाके अगर मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये ऐसे जाके वहाँ पे फिट होगा। ये insight जो है ज़रूरी है, द एक्चुअल कंप्यूटेशन इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये probability के लेक्चर के अंदर भी मैंने ये बात की थी और यहाँ पे भी मैं ये बात कर रहा हूँ, पहले से सुन लें कि आई एम गोइंग टू अस्यूम दैट गिवन अ फार्मूला एन इक्वेशन and the values that go into the variables, you know how to do those, ठीक है जी। अगर आपको कह दिया कि ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों को इस तरह ऐड करना है कि इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो, रिजल्ट आ जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू बहुत लंबे चौड़े कंप्यूटेशंस टू डू बाय हैंड, ठीक है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पेपर हमें कागज़ पे पेपर पे लेना पड़ता है, ठीक है जी। तो वो मैं नहीं दूंगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फार्मूला कि ये फार्मूला का स्ट्रक्चर क्या है वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन क्यों है, अगर उसके अंदर दो पार्ट्स हैं तो ये दो पार्ट्स क्यों हैं, ये क्या कर रहे हैं आपस में, ठीक है। इस पार्ट को मैं निकाल दूं तो क्या होगा, ये वाली बातें समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको मैथ्स के साथ जो वो एलर्जी है वो एलर्जी भी खत्म होगी। आपको समझ आएगा कि मैथ्स इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड किस तरीके से होती है कि भाई एक इक्वेशन है बहुत सारी और इसको सिंप्लीफाई करो एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। और मुझे हमेशा से मसला यहाँ पे आया था कि ये वाली बात मुझे इल्हाम होगी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन एक्स, क्योंकि वो आप ना करें तो वो नहीं होता, फिर वो फंस जाता है वहाँ पे। और टीचर आ जाता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन एक्स, क्यों भाई ये मुझे कैसे पता चलेगा व्हेन आई एम सॉल्विंग। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम जो है उसको उठाएंगे तो उस जगह से उठाएंगे जहाँ पे आप होंगे, जहाँ पे हम दोनों एक साथ खड़े होंगे। वी आर गोइंग टू सी अ प्रॉब्लम एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम बाय लुकिंग एट व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर, ठीक है जी। एंड द आइडिया इज दैट व्हेन आई एम नॉट हियर यू शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स योरसेल्फ। मैथ्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ना क्लास 10 से, मुझे भी मैथ बहुत ज़्यादा लगती है। सो वो ये होता है कि मैंने पर्सनली एक दफ़ा क्वेश्चन किया कि ये सब हम ये क्यों कर, तो क्यों का जवाब नहीं है, क्यों का जवाब नहीं है, वो नहीं मिलता। जब आपको क्यों का जवाब नहीं मिलता आप कहते हैं यार फालतू सी चीज़ आप गुजारो, तो बिल्कुल आपको मज़ा नहीं आता। तो इंशाल्लाह ये क्यों का जवाब जो है हम हर चीज़ के साथ साथ यहाँ पे देते जाएंगे, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर में एक छोटी सी बात कर लेते हैं एंड द टॉपिक इज़ रिलेटेड टू नंबर्स बिकॉज इट्स न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग या न्यूमेरिकल मेथड्स। तो पहले तो ये बताएंगे नंबर होता क्या है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा फ़लसफ़ा लगेगा लेकिन ये फ़लसफ़ा आगे जाके बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है, इट्स यूज़फुल, और थोड़ा सा हम लाइट सी डिस्कशन से बात शुरू करना चाह रहे हैं। तो
पहली बात तो ये है कि नंबर होता क्या है, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर कितने किस्म के होते हैं, आपको पता है कुछ नंबर्स की टाइप्स बता सकते हैं कुछ? मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, कहाँ से ज़्यादा करता है जी। नंबर की टाइप्स पता है क्या होती हैं? वैसे जहन में क्या आती हैं? इंटीजर आता है। हाँ, आप लोगों के जहन में आमतौर पे कंप्यूटर साइंस वाले जो लोग हैं, हाँ जी चैट वाले, जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं? नंबर्स कितनी किस्म के होते हैं, कोई किस में पता है किसी को कि नहीं पता? सो गए, जाग जाएँ? हाँ जी, कुछ ने कहा इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ये हो गया, ठीक है। ये जितने भी आपने यहाँ पे नंबर्स बोल रहे हैं, इंटीजर्स, फ्लोट्स ले लें, नेचुरल नंबर्स ले लें, रियल नंबर्स ले लें, ये सारी ले लें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लें, इन सारों को कहा जाता है मिलाकर सारे के सारे किसे को कहा जाता है कि दीज आर स्केलर्स, ठीक है जी। जनरल जो अम्ब्रेला टर्म है उसको कहा जाता है स्केलर, ठीक है। स्केलर की डेफिनेशन की जाती है जो कि मैं भी फिलहाल नहीं कर रहा, मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा कि आपके पास स्केलर्स ही जिनको कहा जाता है, स्केलर्स क्या होते हैं उसको भी देखते हैं। आई होप दिस इज़ विजिबल, नज़र आ रहा है जी? कि आपके पास स्केलर्स जो हैं वो होल नंबर्स हो सकते हैं या फ्रैक्शंस हो सकते हैं, ठीक है जी। होल नंबर्स वो होते हैं जो कि पूरे होते हैं, और फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर कहीं पे आपने काट के आधा सेब खा लिया है, बाकी का बच गया तो वो फ्रैक्शंस हो गया बस, ठीक है जी। फ्रैक्शंस अपनी जगह पे एक मसला है, इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। होल नंबर्स और फ्रैक्शन मिल के कहलाते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है जी। क्यों उनको रैशनल कहते हैं? बिकॉज व्हेन दे वर क्रिएटेड दे मेड सेंस, ठीक है जी। जो एंशिएंट ग्रीक्स वगैरह के और उस टाइम पे ये था कि होल नंबर्स तो बड़ी आसानी समझ आती है कि ये एक उंगली है, दूसरी उंगली है, तीसरी उंगली है, चौथी उंगली है, ठीक है, यू कैन सी इट, ठीक है। यहाँ तक लोग जब मैथ्स पढ़ते हैं उनको कोई मसला नहीं होता। जब फ्रैक्शंस आते हैं पहला मसला वहाँ पे आता है। बच्चों को जब पढ़ाते हैं ना, क्योंकि मैंने बताया कि मैं अपने बच्चों को भी मैथ्स वो कर रहा हूँ, तो मैं उस करिकुलम को भी देख रहा हूँ, मैंने काफ़ी थ्रू आउट द वर्ल्ड काफ़ी करिकुलम्स देखे हैं उस लेवल के भी अभी। तो सब ये कहते हैं मिला के कि मैथ्स में लोगों को दो जगह पे मसला आता है, एक फ्रैक्शंस में और दूसरा अलजेब्रा में, ठीक है जी। जब अलजेब्रा वो आप नंबर्स कर रहे होते हैं, काम सही चल रहा होता है, जैसे ही आता है ना वहाँ पे कि एक्स ये क्या हो गया या ए आता है आपके पास, उसकी वजह से मसला पैदा होता है। तो एनीवे फ्रैक्शंस दे मेड सेंस टू द एंशिएंट ग्रीक जो फिलोसोफर्स वगैरह थे, बिकॉज ये चीज़ जो है एक के तीन हिस्से, तो 1 out of 3 फ्रैक्शंस ऑल्सो मेड सेंस। इररेशनल्स जब आए उसका नाम ही इररेशनल इसलिए रखा गया बिकॉज दे डिड नॉट मेक सेंस। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी भी फ्रैक्शन के तौर पे इसको लिख ही नहीं सकते, ठीक है। इट वाज अ मेजर शिफ्ट। तो बहरहाल इररेशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल्स और इररेशनल्स मिलाकर कहलाते हैं अलजेब्रिक नंबर्स, ठीक है जी। इस फलसफे में मैं नहीं जा रहा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। इसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं, चैनल है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप लोगों ने देखा नंबर फाइल का, इट्स अ वेरी अनयूजुअल चैनल, ठीक है। उसमें वो किसी बड़े साइंटिस्ट को बिठा देते हैं और वो कागज़ के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग इफ़ यू लाइक दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अलजेब्रिक नंबर्स और ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। सो ट्रांसेंडेंटल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप किसी पोलिनोमियल की शक्ल में लिख ही नहीं सकते, ठीक है। जितने भी ऑर्डर का पोलिनोमियल हो, जितना भी बड़ा पोलिनोमियल ले लें, उसके रिजल्ट के तौर पे वो आता ही नहीं है, ठीक है। जिस तरह √2 है ना, तो आप कह सकते हैं कि x² = 2, तो x इज़ √2 आपने लिख लिया, √2 को आपने उसकी शक्ल में लिख लिया, ठीक है जी। ट्रांसेंडेंटल नंबर्स को नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। बंदा का ये क्या बकवास कर रहे हो, ये तो फजूल सी बात है, पता नहीं कहीं आते होंगे कि नहीं आते होंगे। दो नंबर जो आके आप सारी उम्र इस्तेमाल करते रहे हैं वो ट्रांसेंडेंटल हैं, ई और पाई, दोनों ट्रांसेंडेंटल हैं। आप उनको किसी पोलिनोमियल के रिजल्ट में निकाल ही नहीं सकते। जिसकी रेलेवेंस हमारे कोर्स के साथ है कि इफ़ यू वांट टू कंप्यूट पाई यू कैन नॉट हैव एनालिटिकल मैथमेटिक्स फॉर इट, हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एनालिटिकल मैथमेटिक्स सारी काम करती है अलजेब्रिक रूल्स के ऊपर, और अलजेब्रा के रिजल्ट में पाई निकलता ही नहीं है। तो पाई निकालना है तो न्यूमेरिक कंप्यूटेशंस, न्यूमेरिक मेथड्स की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया। पाई बाकी पाई के जो फ़वायद हैं वो सारे आप लोगों को पता है, ठीक है, किस किस जगह पे दुनिया जहाँ की उस जगह पे इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो एनीवे ट्रांसेंडेंटल नंबर्स, अलजेब्रिक नंबर्स, ठीक है जी। इन सारों को मिला के कहा जाता है कि ये सारे के सारे जो हैं ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी हायरार्की के अंदर मैंने गड़बड़ की है समझाने के लिए, लेकिन बाहर चलेगा थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों का इसके साथ कोई डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं है फिलहाल। तो आपके पास रियल होते हैं और इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी भी कहा जाता है कि इट्स अ वेरी पुअर नेम फॉर द इमेजिनरी नंबर्स, लेकिन बहरहाल रियल और इमेजिनरी में आके कम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि आपने यहाँ पे लिखा भी, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिस्कशन जो है, ये सारी की सारी डिस्कशन है स्केलर्स के बारे में, ठीक है जी। अब मुझे कोई बता सकता है कि स्केलर, ये तो स्केलर की टाइप्स हो गई ना, ठीक है। स्केलर कहते हैं किसको? जी चैट लिखें, स्केलर किसको कहते हैं? और जो बाद में चैनल पे देख रहे हैं वो कमेंट में लिखें, मशहूरी भी कर लेंगे। तो फिजिक्स में सुना है कि स्केल, फिजिक्स वाली डेफिनेशन पता है कि जिसका मतलब नंबर होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होती, हाँ जी, डायरेक्शन नहीं होता। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जी जनाब चैट वाले, ये बात सुनी है कभी कि नहीं सुनी?
कि स्केलर की डायरेक्शन होती है, स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती और वेक्टर की डायरेक्शन होती है। जी नो डायरेक्शन। जी ये सुना है ना, काफ़ी दफ़ा सुना है। फजूल बात है ये, और फजूल नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा हूँ ताकि ज़रा आप लोग जाग जाए थोड़ा सा, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज़ अ स्केलर? आम तौर पे ये कहा जाता है कि इट हैज़ नो डायरेक्शन। अ नंबर विच हैज़ नो डायरेक्शन इज कॉल्ड अ स्केलर, ठीक है। एंड अ नंबर विच हैज़ अ डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर, ठीक है जी। इस एक डेफिनेशन की वजह से इट्स नॉट इनकरेक्ट, लेकिन इस एक डेफिनेशन की वजह से कंप्यूटर साइंस में जो लोग मशीन लर्निंग वगैरह सीखना चाहते हैं आगे जाके, क्योंकि मशीन लर्निंग में हर जगह पे वेक्टर और मैट्रिसेस ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, इस एक डेफिनेशन की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, ठीक है जी। मैं आपको एक एक्सट्रीम मिसाल दे देता हूँ, चलें वो जब आएगी तो फिर उसी वक्त दे दूँगा, ठीक है। लेकिन इस एक डेफिनेशन, तो इस डेफिनेशन को फिलहाल थोड़ी देर के लिए अपने जहन से निकाल दें ज़रा, ठीक है। स्केलर क्या होता है मैं आपको एक आसान डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। सो x इज़ इक्वल टू 2। आपके पास x एक नंबर है जो कि 2 है, ठीक है। तो इस बात पे सबका एग्रीमेंट है कि 2 इज़ अ स्केलर, ठीक है। सीधा नंबर है, एक इज़्ज़त वाला नंबर है, इसको हम कहेंगे कि ये स्केलर है। पहले ज़रा इसको ये देख लें कि इसको हम लिखते किस तरह हैं। ये ज़रूरी बात है, ये वैसी फ़लसफ़ा मैं आपको नहीं बता रहा। x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आप लोग सेट्स पीछे पढ़ के आए होंगे, लेकिन इसको हम कहते हैं कि ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। ये कहा जाता है इसको, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसका कि मतलब है, ये ज़रूरी है, अच्छा मैं ये फ़लसफ़ा नहीं मार रहा, ये आगे जाके इस्तेमाल होगा बाकायदा। ये ऐसी जगह पे जाके इस्तेमाल होगा कि जिस टाइम पे आपको एक नोटेशन मशीन लर्निंग के पेपर के अंदर लिखी हुई मिलेगी, आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे ना, पेपर को देख के इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, आपको एक नोटेशन लिखी हुई मिलेगी और आपको ये क्या बोला है, तो इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। लेकिन वो नोटेशन अगर आपने पहले कभी नहीं देखी तो फिर कन्फ्यूजन पैदा करेगी, इसलिए वो नोटेशन मैं यहाँ पे भी क्लियर कर रहा हूँ। आपको मशीन लर्निंग के माठे से माठे पेपर के अंदर भी ये नोटेशन मिलेगी और अच्छे से अच्छे पेपर में भी मिलेगी, हर जगह में मिलेगी, इसलिए इसको यहाँ पे क्लियर कर लें। ये मैंने शायद एक जगह पे पहले भी कवर किया, प्रोबेबिलिटी के शायद कोर्स में कवर किया, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा करना चाहता हूँ। इट्स दिस नोटेशन इज ओनली सेइंग कि आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सारे का सारा, ठीक है, ये सारे का सारा आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। इस पूरे के पूरे में से x जो है वो एक एलिमेंट है, बस ये इतनी सी बात कर रहा है कि x बिलोंग्स टू n, जिसका कि मतलब है कि आपके पास नेचुरल नंबर्स का जो पूरा सेट है, जो कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन सारों में से x जो है वो एक एलिमेंट है, बस ये इतनी सी बात कर रहा है। ये बात समझ आइए, ठीक है। चैट में लिखेंगे, अगर समझ आइए तो लिखेंगे यस सर समझ आइए। आखिर में आप लोगों को इस चैट के बारे में एक बात भी बताता हूँ, ओके। जाग लें थोड़ा सा, ज़्यादा काम नहीं करेंगे, अच्छा बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस बात को थोड़ी देर में, ओके। सो इस तरह y इज इक्वल टू 1.92, अगेन वी वुड ऑल अग्री कि इट्स स्केलर, ठीक है, स्केलर है, सिंपल नंबर है। इसको हम कहते हैं कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, पूरा इसको इस तरह बोलेंगे, ठीक है, या y in R। जब मुंह से देखें, ये बात जिन लोगों ने प्रॉप की क्लास मेरी नहीं ली हुई है वो इस बात को भी समझ लें कि मैथ्स में ज़रूरी है कि आप अपने मुंह से उस चीज़ को निकाल सकें। जो सिंबल आता है, जो ये सेंटेंस है मैथ्स का एक, ठीक है, इस सेंटेंस को अगर आप मुंह से निकालेंगे तो आपको समझ आएगा, मुंह से नहीं निकालेंगे तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव कि आप उसको देख के अगर आपको लग रहा है कि मुझे समझ आ रही है, लेकिन अगर आप उसको मुंह से अदा नहीं कर सकते तो आपके जहन के अंदर वो नहीं जाएगा। ये ज़रूरी बात है, मैथ समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है जी, ओके। सो y बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है कि एक रियल नंबर्स का सेट है, जिस तरह ऊपर आपको नेचुरल नंबर्स का नजर आ रहा है, इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स हैं। इस तरह रियल नंबर्स का एक सेट है जिसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। अब वो जहन में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि जीरो के बाद मैं क्या लिखूँ, 0.00000000 सारी उम्र भी लगा रहूँगा तो मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकता, तो मैं पहला एलिमेंट ही नहीं लिख सकता, फटा बन जाएगा। बट यू कैन कंसेप्चुअली इमेजिन कि बहुत सारे रियल नंबर्स हैं सारे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे क्लाउड सा फैला हुआ है, सारे रियल नंबर्स हैं, उनमें से y एक है, ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये इस नोटेशन का ही मतलब है। ये नोटेशन आगे जाके भी इसको हम थोड़ा सा और खोलेंगे, तो यहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं। अपनी जगह पे ये इतनी सी बात है कि एक सेट है और y उनमें से एक एलिमेंट है, ठीक हो गया जी, सही हो गया जी। कोई सवाल हो तो चैट पे लिखें। अच्छा जी, मैं चैट देख रहा हूँ साथ साथ थोड़ा थोड़ा, ओके। किधर गया, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है x y, दो चीज़ें, ठीक है। आप लोगों को देख के पता चल गया होगा कि ये वेक्टर है, ठीक है जी, पता लग गया चैट में जी, खैर से सबको पता चल गया कि ये वेक्टर है, ठीक है। क्यों इसको वेक्टर कह रहे हैं? वेक्टर की आप डेफिनेशन अगर करें तो क्या करेंगे? स्केलर की थी कि इट हैज़ नो डायरेक्शन, वेक्टर की करें जिसकी डायरेक्शन होती है। आमतौर पे जब आप डेफिनेशन करते हैं वेक्टर की तो आप कहते हैं जिसकी डायरेक्शन होती है। ये चीज़ मैंने बनाई, आपने कहा ये वेक्टर है, किधर है डायरेक्शन इसकी, ठीक है जी। आपने एक चीज़ को देख के कह रहे हैं कि ये वेक्टर है, और वेक्टर की डेफिनेशन आप कर रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन होती है, जबकि इस चीज़ में डायरेक्शन नहीं है।
आप इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे जाके आप बनाएंगे यहाँ पे एक इस तरह ग्रिड, ठीक है। ग्रिड के ऊपर आप यहाँ पे इस तरीके से एक पॉइंट लेंगे, लेट्स से दिस इज़ 5,10, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? ओके, नहीं लिखा हुआ। सो लेट्स से दिस इज़ 5, 10, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपने क्या किया, 5, 10 पे जाके आपने किया और आप यहाँ पे एक इस तरीके से एक एरो लगा देते हैं और कहते हैं ये वेक्टर है, आप कहते हैं ये डायरेक्शन है। देखो आपको तो नज़र नहीं आ रही थी, आपने कहा डायरेक्शन नहीं है, बट ये डायरेक्शन है। ऐसी बात होती है ना, आपने बैक ऑफ द माइंड यही काम किया है कि एक्स वाई लिखे हुए हैं, तो एक्स और वाई को मैं एक प्लॉट में जाके मैंने प्लॉट करना है, प्लॉट करने से एक एरो बनेगा, एरो बनने के बाद मैं कहूँगा ये डायरेक्शन है इसकी, तो इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज़ टॉप राइट, तो डायरेक्शन है, हमें नज़र नहीं आ रही थी। ठीक हो गया? ओके, सो आज ज़रा इसको देख लें थोड़ा सा आगे कि इसको अभी यहाँ पे हम डिस्कशन शुरू करेंगे थोड़ी सी कि इस वेक्टर को हमने ये जो डायरेक्शन वाली वैसे करते हैं थोड़ी देर में, शायद नेक्स्ट क्लास में करें क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा किसी को बंद करना चाह रहा हूँ अभी, लेकिन डायरेक्शन की जो वैस है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ें और यहाँ पे आ जाएं कि आपने इसको अगर कोड में रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको कहा था ना कि हम कोड के अंदर चीज़ को लेके जाएंगे, तो यहाँ पर इसको कोड में थोड़ा सा लेके जाते हैं और उसके बाद फिर वापस मैथ्स की तरफ आएंगे। तो कोड मैथ्स इस तरह चलाएंगे ताकि थोड़ा सा हमें समझ आए। तो एट द मोमेंट हमारे पास वेक्टर क्या चीज़ है? वेक्टर एक चीज़ है जिसके अंदर हमने यहाँ पे ये कहा कि इसके अंदर x और y हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम कोई नंबर डालेंगे, नंबर को अगर हम प्लॉट करें जाके तो उससे क्या बनेगा, आपके पास एक एरो सा बनेगा और उस एरो के साथ आप जो भी करना चाहते हैं वो आप करेंगे, ठीक है, ऑपरेशन बाद की बात है। अगर इसको कोड में करना है तो किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर मैं एक सूडो कोड सा लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने पाइथन आपको कराई नहीं है, तो मैं सूडो कोड लिखता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को, जिन लोगों ने पाइथन नहीं देखी हुई, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह पाइथन का एक रिफ्रेशर दूंगा, ठीक है जी, क्योंकि आई कैन नॉट अस्यूम कि आप सबने पाइथन देखी हुई है, क्योंकि 19 को ये ऑफर हो रहा है, तो 19 वालों ने चूँकि ऑफिशियली पाइथन नहीं पढ़ी हुई, तो मैं रिफ्रेशर आप लोगों को यहाँ पे दूंगा। और सिर्फ पाइथन का रिफ्रेशर नहीं होगा, उसके अंदर वो चीज़ें भी जो कि आगे हम चाहिए, ठीक है जी, तो जल्दी से कर लेंगे, उसको मसला नहीं है। बट एट द मोमेंट दिस इज़ अ सूडो कोड। आपने क्लास बनानी है वेक्टर के नाम से, उसके अंदर दो चीज़ें होंगी आपके पास, लेट से एक फ्लोट होगा x, एक फ्लोट होगा y, ठीक होगी जी। इस बात को जहन में रखें कि आपके पास दो फ्लोट्स होंगे, एक x और एक y, जिसके अंदर आप वैल्यूज़ डालेंगे x और y की, ठीक है जी। इसके अंदर अब आप ऑपरेशन को क्रिएट कर सकते हैं, सूडो कोड है, सिंटेक्स एरर्स निकालने की खैर जहमत न करें भी फिलहाल, कोई बात नहीं। आपके पास आप कहते हैं कि ऐड वेक्टर b, तो आप इस क्लास को कोई दूसरा वेक्टर भिजवा सकते हैं। इसका इंस्टेंस आप बनाएंगे a के नाम से, आप कहेंगे a.add b, तो इसको आप कॉल कर सकते हैं, दो वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप c का एक नया वेक्टर बनाएंगे, c का x इज़ गोइंग टू बी मेरा x प्लस जो दूसरा वेक्टर है उसका x, ठीक है जी। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ कि a मेरे पास एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर उसको भिजवाया जाएगा, मेरी x की वैल्यू प्लस उसकी x की वैल्यू मेरा एंड रिजल्ट है x कोऑर्डिनेट के लिए, मेरी y की वैल्यू प्लस उसकी y की वैल्यू मेरे पास मेरा जो नया वेक्टर बनेगा उसका y कोऑर्डिनेट है, ठीक है जी। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, विजुअली इस तरीके से होगा कि इसके अंदर अगर आपने यहाँ पे एक दूसरा ऐड करना है तो इसका x प्लस इसका x, इसका y प्लस इसका y मिलाकर आपके पास ये नया वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, आप लोग बहुत दफ़ा पहले कर चुके हैं, इट्स सिंपल ऑपरेशन, इसके लिए ज़्यादा फिक्र नहीं करें, ओके। सी आप रिटर्न कर देंगे वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह के ऑपरेशंस भी बना सकते हैं, सारे भी कर सकते हैं आप, ठीक है जी। पाइथन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। बट एक चीज़ जो कि यहाँ पे आप रियलाइज़ करें वो ये है कि ये चीज़ जो है ये खुद वेक्टर नहीं है। वेक्टर क्या चीज़ थी आपके पास? वेक्टर आपके पास एक्चुअली ये था, ठीक है, या अगर आपने ज़्यादा टेक्निकल क्लैरिटी करनी है तो आपके पास वेक्टर 5, 10 था, ठीक है जी। ये जो चीज़ आपने बनाई है दिस इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्शन वेक्टर की नहीं होती, डायरेक्शन वेक्टर की शक्ल की होती है, ठीक है। उसको इस तरह समझें कि एक चीज़ होती है आपके पास इंसान, ठीक है। आप अगर मुझे कह दें तो मैं अगर सोया हुआ हूँ, बिल्कुल पूरे तरीके से सोया हुआ हूँ, या अगर सही अल्फाज इस्तेमाल करने अपने लिए कर सकता हूँ, तो अगर मैं मर भी जाऊँ, ठीक है, तो मेरी और मेरी बॉडी के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। दिस इज़ वॉट यू सी, ठीक है, यूँ कह लें जो आउटवर्ड अपीयरेंस है दिस इज़ वॉट यू सी, ठीक है। अंदर अगर कोई लीवर ख़राब है, सब कुछ गला सड़ा है, ख़त्म है, तो वो आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो इस तरीके से वेक्टर की ये वो चीज़ है जो वेक्टर की शक्ल है, ठीक है। इससे हम वेक्टर को पहचानते हैं, इसके ज़रिए से हम वेक्टर से बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन वेक्टर खुद क्या है? वेक्टर खुद जो है एक ज़रा सा डिफरेंट चीज़ है। इसके ऊपर मैं बहस इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर इफ़ यू इंसिस्ट ऑन लुकिंग एट अ वेक्टर एज एन एरो तो आपको मसला होगा फिर,
ठीक है। तो वेक्टर की ये एरो वाली चीज़ जो है, दिस इज़ वन शक्ल ऑफ द वेक्टर। इसी तरीके से ये 5,10 जो है, अगर मैं आपको कहूँ कि ये सिर्फ मैंने आपको 5,10 बताया और ये मैंने आपको बताया ही नहीं, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, सिर्फ मैंने आपको 5,10 दे दिया और मैंने आपको 2,14 दे दिया। आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते। आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, आप इनका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप इनको स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इसके साथ सब कुछ कर सकते हैं जो आप वेक्टर के साथ कर सकते हैं। अगर इसकी वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं भी है आपके पास, तो ये इन एंड ऑफ इटसेल्फ 5-10 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा हुआ है, ये खुद अपनी जगह पे एक वेक्टर है। मतलब ये सब एक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, वो दूसरी रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। जैसे ये एक नीचे जो हमने किया, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो वो जो एरो है, दैट इज वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर विच इज नॉट वेरी यूजफुल इन एटलीस्ट मशीन लर्निंग वगैरह है, उसमें भी है, इस तरह नहीं कि बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब आप सीख रहे हैं मशीन लर्निंग वगैरह और आप वेक्टर को अगर उस एरो के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर मसला आता है। तो यहाँ पे हम एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की देखेंगे कि वेक्टर को आप अगर एरो ना समझे तो फिर क्या समझें, ठीक है। तो उससे ज़्यादा एक आसान रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, जो कि आप लोग पहले से देख चुके हैं। सर तो फिर इसका ये मकसद है कि जो हम कहते हैं कि वेक्टर इज मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, ये फोर्थ हो गया डेफिनेशन। There are cases in which if you look at the vector as an arrow with a magnitude and a direction, it's useful. There are cases. Specifically in computer science, in like 50 to 60% of computer science, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, मशीन लर्निंग हो गई, डाटा साइंस हो गई, ठीक है, कंप्यूटर विजन वगैरह, उसके बहुत सारी चीज़ों के अंदर इफ़ यू लुक एट द वेक्टर एज एन एरो, तो आपको गलत तरफ लेके जाता है। इट्स नॉट रॉन्ग, ठीक है, गलत की बात नहीं है, लेकिन इट्स एन इनकरेक्ट वे ऑफ ट्राइंग टू इंटरनलाइज इट, ठीक है। आप बात को समझना चाह रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि डाइस जो है वो लकड़ी का बना होता है, ठीक है, और ब्राउन कलर का होता है, और क्या है, और उसकी लंबाई होती है, और ये होता है और वो होता है, सारी कहानी मैं आपको बता दूं, लेकिन ये ना बताऊं कि भाई उसके ऊपर रखने हमने चीज़ें होती हैं, किताबें रखनी होती हैं, लैपटॉप रखना होता है, ये चीज़। तो जो मैं कह रहा हूँ वो गलत नहीं कह रहा, लेकिन जिस चीज़ की यूटिलिटी है, जिसकी वजह से वो यूज़फुल हो जाएगी, वो वाली बात मैं आपको नहीं बता रहा। तो यहाँ पर मैं आपको वो वाला कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि वेक्टर एज एन एरो तो आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है, वो सारे लोग पहले से देखे हैं, बड़ी अच्छे तरीके से पता है। दो को ऐड करना है, इस तरह कर दें, माइनस करना है, एरो का डायरेक्शन उल्टी कर दें, ये सारी कहानियाँ आप लोगों को पता है। वो जो दूसरा इसकी व्यू है, ठीक है, तस्वीर का जो दूसरा रुख है, जिसकी वजह से ये बहुत यूज़फुल होता है हमारे स्पेसिफिकली फ्रॉम ए डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई वगैरह इस साइड पे, उस साइड के अंदर जो इसका व्यू होता है, वो व्यू मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको देना चाहूँ, ठीक है। तो डोंट थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग, थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ विच representation is more useful in the problem that you're currently trying to solve, ठीक है। तो हमारे केस में जो दूसरी रिप्रेजेंटेशन है जी, that one is useful for us। जी, अभी जो मैं बताता हूँ, ये वाली इतनी यूज़फुल नहीं है, एक जगह पे जाके बहुत यूज़फुल होती है, लेकिन वो जब वो ज़रूरत पड़ती है तो यू कैन ईजीली स्विच। अभी तो आपने दूसरी देखी ही नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है, जब दूसरी देख लेंगे तो देन यू कैन रियलाइज कि भाई इस टाइम पे ये रिप्रेजेंटेशन लगाओ, उस टाइम पे वो रिप्रेजेंटेशन लगाओ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। सो इफ़ आई आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि इस कमरे में कितने बोर्ड हैं? वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड एक है, अच्छा, दूसरा उस साइड पे ग्रीन बोर्ड है, इसलिए वाइट बोर्ड एक है हमारे पास, ठीक है। सवाल अच्छे तरीके से समझ आ गया जी, चैट में सवाल समझ आया? मैंने थोड़ा तेज़ बोला है, दोबारा बोलता हूँ। इस कमरे में ये जो क्लासरूम है, इसके अंदर वाइट बोर्ड्स कितने हैं, ठीक है। लिखें, चैट में लिखें कितने हैं, आप लोगों को तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये एक ही है, ठीक है, बताएं, 1 लिखें, लेकिन एक वजह से कह रहा हूँ कि लिखें 1 जी। अब दूसरा सवाल सुने, मेरे पिछले सवाल का जवाब देने के लिए आपको कितने नंबर्स की ज़रूरत थी? ये तो आपने अब जवाब, पिछला जो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि इस क्लासरूम में कितने वाइट बोर्ड्स हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ वाइट बोर्ड्स इन द क्लासरूम, हाउ मेनी नंबर्स डू यू नीड टू आंसर दैट क्वेश्चन? हाँ जी, हाउ मेनी नंबर्स, तवज्जो से सुने, सवाल गौर से सुनेंगे, ठीक है, सवाल गौर से सुनेंगे। अगर इस, जिन लोगों ने इन्फिनिट लिखा है उनके लिए मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर इस क्लासरूम में इन्फिनिट बोर्ड्स भी हैं, ठीक है, बट योर आंसर डज नॉट हैव टू बी इन्फिनिट, आप मुझे जवाब में सिर्फ क्या कह सकते हैं? इन्फिनिट। एक सिंगल बात से आप मुझे मेरी सवाल का जवाब दे सकते हैं। इन्फिनिट बोर्ड्स तो नहीं होंगे ना, लेट्स से देयर आर 10,000 डिफरेंट बोर्ड्स हियर, आप जो मुझे जवाब में नंबर बताएंगे वो नंबर तो अकेला एक नंबर होगा ना। ये बात समझ आई कि नहीं आई?
ठीक है, चैट में लिखें, अगर समझ आइए तो यस लिखें, ठीक है, कि मेरे सवाल का जवाब जो है दैट इज़ अ सिंगल नंबर, द वैल्यू ऑफ दैट नंबर कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी बोर्ड्स वी हैव, ठीक है जी। तो स्केलर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो कि किसी एक सिंगल यूनिट के ज़रिए से रिप्रेजेंट हो सके, ठीक है। जिस तरह ऊपर हमने मिसालें ली हैं 2, 1.92, ये 1.92 जो है ये पूरा एक नंबर है, ठीक है जी, 2 एक नंबर है। मैं आपको कहूँ कि जी दुम्बा के जिस्म के ऊपर कितने बाल होते हैं, तो वो जवाब जो आप मुझे देंगे इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लार्ज नंबर बट इट्स गोइंग टू बी अ सिंगल नंबर, ठीक है जी, बात समझ आइए। तो ये हो गया स्केलर। यहाँ पे क्या कहा गया, अच्छा जी, अगला सवाल सुने, ये बोर्ड है, ठीक है, सवाल गौर से सुनेंगे। अच्छा, सवाल ये है कि इस बोर्ड की विड्थ और हाइट कितनी है। लेट्स अस्यूम कि ये 2 फुट इतना है और 3 फुट इतना है, ठीक है। सवाल मेरा गौर से सुने, ये जो बोर्ड वाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है, यू कैन अस्यूम एनी वैल्यूज, ठीक है, लेकिन मुझे जवाब में लिख के भेजेंगे यहाँ पे चैट में। इस बोर्ड की हाइट और विड्थ कितनी है, जवाब दें। यू कैन से 3/4 फीट, यू कैन से 2/3 फीट। तो ये x जो आपने बीच में लगाया, ये क्यों लगाया? यहाँ पे लोगों ने लिखा है 2x3, 4x3, आपने भी कहा 3/4 फीट, ये बाय आपने लगाया, बाय इज क्रॉस, ठीक है। ये क्यों लगा रहे हैं बीच में भाई? 2, 3 क्यों नहीं कहते? 2,3 भी कह सकते हैं, कुछ ना कुछ बीच में लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये एक नंबर नहीं है, ये 2 अलग अलग नंबर्स हैं। बात समझ आ रही है? चैट में लिखें, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी, बाय भी कह सकते हैं। 2 नंबर्स इस वजह से आप मुझे दे रहे हैं क्योंकि मैंने आपसे जो सवाल पूछा है दैट नाउ कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अ सिंगल नंबर। अगर मैंने आपको कहा मुझे आप इसकी हाइट विड्थ बताएं और आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके मुझे जवाब देते हैं 6, दैट डज नॉट आंसर माई क्वेश्चन, क्योंकि आप मुझे बता रहे हैं एरिया, मैंने आपसे पूछी है हाइट एंड विड्थ। बात समझ आ रही जी? चैट में लिखें, बात समझ आ रही? ज़रूरी, बहुत फंडामेंटल इंपॉर्टेंस की ये बात है। इट्स लाइक मतलब पूरे लीनियर अलजेब्रा की फाउंडेशन है ये, ठीक है। इस बात को समझिए अच्छे तरीके से। आप मेरे सवाल का जवाब की इसकी हाइट और विड्थ कितनी है, आप ये मुझे एक नंबर के ज़रिए से जवाब दे ही नहीं सकते, ठीक है जी। आपको इसके लिए मुझे जवाब देने के लिए कितने नंबर चाहिए? 2 नंबर चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे हाइट और विड्थ पूछी है। अगर आप 6 कहते हैं, किसी के जहन में अगर ये आ रहा हो कि हम 6 भी तो कह सकते हैं, 6 से भी तो वही बात होती है। आपको क्या पता कि मैंने हाइट और विड्थ को लेकर उनके मैंने इसको पेंट थोड़ी करना है। मैंने तो ये करना है कि भाई मुझे हाइट और विड्थ दो ताकि मैं देखूं कि छत कितनी ऊंची बनानी है और इस तरफ कितनी जगह छोड़नी है मैंने, ठीक है। मैं हाइट और विड्थ से कुछ और करना चाह रहा हूँ, आपको नहीं पता मैंने हाइट विड्थ से क्या करना है। आप मुझे अगर एरिया दे रहे हैं तो यू आर मेकिंग एन अजम्पशन विच इज़ नॉट एप्लीकेबल हियर। मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा हाइट एंड विड्थ मुझे बताओ, तो जवाब में आपको मुझे 2 नंबर देने पड़ेंगे, न 2 से ज़्यादा न 10 से कम, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये एक बड़ी मज़ेदार सी एक तस्वीर बनाई हुई है, ठीक है। इसके बनाने में मुझे बड़ी देर लगी। तो ये वाइट बोर्ड है एक, जिसके ऊपर मैंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने दोबारा नहीं लिखा है, मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया, लेकिन बाहर लिखा हुआ है इसके ऊपर कुछ। मैंने आपसे कहा कि मुझे आप इसकी हाइट और विड्थ दें, तो आप मुझे हाइट और विड्थ जब इसकी रिटर्न करेंगे तो यू नीड टू गिव मी 2 नंबर्स बैक, ठीक है जी। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेक्टर। तो स्केलर क्या होता है? जो कि आप किसी भी एक नंबर के ज़रिए से अगर किसी चीज़ को, चूँकि स्केलर और वेक्टर दोनों नंबर की टाइप्स हैं, तो नंबर अब थोड़ा सा एम्बिगुअस हो जाएगा, तो मैं वैल्यू कहूँगा। किसी भी वैल्यू को अगर आप एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्केलर। अगर एक से नहीं होता, एक से ज़्यादा से होगा, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर। एक से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। जिस तरह मैं आपको कहूँ आप मुझे इसकी हाइट दें, विड्थ दें और डेप्थ भी दें साथ, नाउ यू नीड 3 नंबर्स, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ मुझे इसकी हाइट दें, विड्थ दें, डेप्थ दें और साथ कलर भी बताएं इसका, नाउ यू नीड 4 नंबर्स। कलर यू कैन रिप्रेजेंट यूजिंग एनी नंबर, ठीक है जी। हाँ जी, चैट में समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? इसका सर स्पेस के साथ तो कोई और नहीं है ना? हाँ आते हैं, अभी स्पेस में मत घुसें, ठीक हो गया जी। ओके, इसको हम क्या कहेंगे कि V बिलोंग्स टू R², ठीक है जी। ये 2 क्यों लिखा है यहाँ पे मैंने, इस बात को ज़रा समझें जी। यहाँ पे मेरा ख्याल एक लंबी बहस है। R² का क्या मतलब है? R × R, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास एक रियल नंबर्स का सेट ये, एक रियल नंबर्स का सेट ये है, ठीक है। दोनों को जब आप 2 सेट्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मुझे ज़रा चैट में भी लेके बताएं आप लोगों ने सेट्स की मल्टीप्लिकेशंस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको कहा जाता है। एक एलिमेंट इसका लें, उसका यहाँ से एक एलिमेंट लें, इन दोनों को मिलाकर आपके पास एक
एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। फिर यही वाला एलिमेंट लें, इसके साथ दूसरा वाला मिलाएं तो आपके पास दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। फिर यही वाला एलिमेंट लें, इसके साथ तीसरा मिलाएं और यहाँ पे तीसरा एलिमेंट बन जाएगा। फिर उसके बाद इन सारों के साथ भी वही काम करें। बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट के इसका एक एलिमेंट इन सारों के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं, फिर दूसरा एलिमेंट इन सारों के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं, फिर तीसरा एलिमेंट इन सारों के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं, ठीक है। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये समझ नहीं आई तो खैर है, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। स्ट्रीम लैग कर रही है। अच्छा जी, मैंने तो अभी वायर के साथ लगाया हुआ है तो खैर थोड़ा सा गुजारा करेंगे, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बोल भी तेज़ रहा हूँ, थोड़ा सा आहिस्ता हो जाता हूँ, ठीक है। सर तो इसका तो हम ये नहीं कहेंगे कि दो रियल नंबर, जी 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 जी, नंबर थे कि हम सेट से वो कहेंगे। ऊपर जिस तरह हमने बात की ना यहाँ पे कि रियल नंबर्स का एक बहुत बड़ा सेट है, हाँ उसमें से आपने कोई एक नंबर निकाला। अगर एक नंबर निकाला तो क्या हुआ, वो स्केलर हुआ। हाँ, इसके लिए अगर आपने देखें ये भी रियल होगा ठीक है, और ये भी रियल होगा। जब ये दोनों रियल होंगे तो इसका मतलब है कि आपने रियल के सेट में से दो नंबर्स निकाले हैं। ठीक है। बात वही होगी। देखें ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना कि मैथ्स के इस कार्टेशियन प्रोडक्ट और इस सारी कहानी के बाद नतीजा जो निकला, नतीजे को समझें अच्छे तरीके से। आर स्क्वायर का क्या मतलब है? इस आर स्क्वायर का मतलब है कि आपने रियल नंबर के सेट में से दो एलिमेंट्स निकालने हैं। तो v जो है, v बिलोंग्स टू आर स्क्वायर का मतलब है कि v इज़ ए वेक्टर, और उस वेक्टर के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? दो, क्योंकि दो रियल नंबर्स मैंने निकाले हैं। बस दोबारा बोलता हूँ, समझें इस बात को। v बिलोंग्स टू आर स्क्वायर का मतलब है कि नाउ v इज कमिंग फ्रॉम रियल नंबर्स, लेकिन रियल नंबर में से दो चीज़ें हम लाएंगे, एक नहीं लाएंगे। अगर एक लाते तो वो क्या होता? स्केलर होता। तो अगर v स्केलर होता तो हम कहते v बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो अगर किसी भी जगह पे लिखा हो, मिसाल के तौर पे p बिलोंग्स टू r3, तो आप क्या कहेंगे कि p क्या है? वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर से नहीं रिप्रेजेंट हो सकता, ये तीन नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो एक तो ये वेक्टर है, दूसरा इसके अंदर, इस वेक्टर के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? तीन। ये बात समझ आइए जी। दोबारा देखें, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली बात अगर नहीं समझ आई ना, ये खैर है, ये कोई मसला नहीं है। सिर्फ इतनी समझ आई कि आपके पास इस टू का मतलब है कि आपको कोई दो नंबर्स चाहिए। अगेन ये कोई थ्योरी फजूल बहस नहीं है। ये जब आप ज़रा से भी कोई इवन ट्यूटोरियल्स, वेब के ट्यूटोरियल्स में तो इतनी मैथ्स नहीं होती ना, वहाँ भी खोलेंगे तो आपको नोटेशन नज़र आएगी, ठीक है। इसलिए इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें। बेसिक फंडामेंटल समझने के लिए भी ये ज़रूरी है। तो वेक्टर अब आपके पास क्या चीज़ है? वेक्टर इज़ सिंपली अ नंबर, ठीक है, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ सिंगुलर यूनिट। आपको एक से ज़्यादा चाहिए होंगे। फिलहाल इस रख लें, ठीक है। सही हो गया जी? बात समझ आइए जी? ओके, आज के लिए यहाँ तक रोकते हैं, उसके आगे फिर बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे मैट्रिसेस की, ठीक है। हम इंशाल्लाह इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में पाइथन करेंगे, और पाइथन करने के बाद फिर ये वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन हम उसके अंदर बनाएंगे, फिर वापस आएंगे और यहाँ पे आके मैट्रिसेस की फिर बहस करेंगे, ठीक है। फिर जिस तरीके से यहाँ पे आपने सवाल किया ना कि वेक्टर क्या होता है, इस तरह हम ये सवाल भी खोलेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या, किस चीज़ को कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी? जी, कोई सवाल हो तो पूछें जी। मेरा वैसे एक सवाल है जी। हर मोटिवेशन क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? जी, ये आप इस वजह से पढ़ रहे हैं कि वंस यू अंडरस्टैंड वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस एंड यू अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस दैट यू परफॉर्म इन देम, आपको कल को जाके मशीन लर्निंग की कॉमन मिसाल ले लें कि आपके पास मशीन लर्निंग में एक बड़ा मशहूर एल्गोरिथम है विच इज़ लाइक 99.8% ऑफ मशीन लर्निंग की आजकल जितनी भी डिस्कशन चल रही होती सारी के अंदर, ठीक है। वो ऑपरेशन है बैक प्रोपेगेशन का, एंड दैट इज़ सिंपली अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेकिन वो समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि उसके अंदर आपके पास इतना प्यारा सा छोटे छोटे मैट्रिक्स नहीं होते, मिलियंस ऑफ डायमेंशंस के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो पहले तो मिलियन ऑफ डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इस तरह नहीं कि मिलियन बाय मिलियन, ये नहीं, मिलियन बाय मिलियन बाय मिलियन बाय मिलियन बाय मिलियन बाय 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 करके बहुत सारे इस तरह डायमेंशंस उसकी इतनी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वो बंदे का दिमाग उसको मानने पे तैयार ही नहीं होता। तो यहाँ पे ये डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम बिल्ड करेंगे, और बिल्ड करते करते दो तीन लेक्चर्स क्या कि हाँ 2-3 लेक्चर्स के अंदर हम उस डायमेंशंस तक उसको समझने पे कादिर हो जाएंगे। जब हमें वो समझ आएगी तो बैक प्रोपेगेशन में जब वो तीन चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दो चीज़ें गिर जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों गिरी हैं, ठीक है जी। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी नोटबुक के ऊपर जो डिस्कशन होगी उसके ऊपर हम करेंगे पाइथन के बाद। जी, कैन वॉच समथिंग टू प्रिपेयर फॉर पाइथन? नहीं जी, मैं क्लास में करवाऊँगा इंशाल्लाह जी। पहले से पाइथन देखना चाहते हैं, अच्छी बात है, देख लें। नेक्स्ट क्लास में मैं क्लास के अंदर करवाऊँगा। मेरा तरीका ये है कि मैं क्लास के अंदर जो प्री रेक्स होते हैं वो मैं कवर करता हूँ। जिस तरह अगर मैं बार बार प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ तो अभी तक किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, कहीं पे कैलकुलस की ज़रूरत पड़ गई, तो जितना कैलकुलस चाहिए होगा मैं दोबारा बताऊँगा खुद आप लोगों को। पहले से खैर टेंशन मत लें, बस क्लास में आएँ और क्लास में अटेंटिव बैठें, क्लास देख लें। आज फिर भी थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि क्लास को मैं छोटा ही रखूँ, ठीक है जी। कोई सवाल है तो पूछें।